हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 जीएस सुधा बुक के रिवीजन का। तो आज हम लोग करने वाले हैं मिडीवियल हिस्ट्री का चैप्टर का रिवीजन। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एंसेंट हिस्ट्री का जो चैप्टर था उसका रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मिडीवियल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास का जो चैप्टर होगा उसका रिवीजन हम लोग आज से करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग किसका रिवीजन करने वाले हैं, तो इसमें देखेंगे आज हम लोग इस्लाम धर्म का उदय के बारे में देखेंगे, अरब एवं तुर्क आक्रमण के बारे में देखेंगे जिसमें महमूद गजनबी थे और मोहम्मद गौरी था, इसके बारे में देखेंगे। और देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में जिसका शासन कर रहा था 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में। तो दिल्ली सल्तनत में जो है कौन कौन से वंश का शासन हुआ उसके बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में देखेंगे, सैयद वंश के बारे में देखेंगे और लोधी वंश के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो इतने चैप्टर का रिविजन जो है आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प मिल सके। और जिन लोगों ने हमारा बाकी का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास में इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म का जो उदय है वो कैसे हुआ था और किसके द्वारा इसका जो है उदय किया गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है पॉइंट कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो है वो हज़रत मोहम्मद साहब को माना जाता है। यानी कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो हज़रत मोहम्मद साहब थे। और उनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में मक्का नगर में जो है कुरैश जनजाति में हाशिम वंश में हुआ था। यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब जो थे इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो मक्का नगर में जो कुरैश जनजाति था उसके हाशिम वंश में हुआ था। और उनके जो पिता का नाम क्या था, तो हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला तथा माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था अमीना। यानी कि माता थी अमीना और पिता थे अब्दुल्ला। और दादा का नाम क्या था, तो दादा का नाम था अल मुतलिब। यानी कि इनके जो दादा थे यानी कि पिता के पिता कौन थे, तो अल मुतलिब थे। और पालनकर्ता जो थे वो कौन थे, तो चाचा का नाम जो था वो था अबरी तालिब। यानी कि जो हज़रत मोहम्मद साहब के पालनकर्ता थे वो उनके चाचा थे और जिनका नाम था अबरी तालिब। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, तो हज़रत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था खदीजा। और उनका जो है एकमात्र संतान यानी कि पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा और जिनका विवाह जो है अली के साथ हुआ था। आगे बताया गया 610 ईस्वी में मक्का के समीप स्थित हीरा नामक पहाड़ी गुफा पर जो है उन्हें जिब्राइल या फिर गोब्रियल नामक फरिश्ते के माध्यम से जो है अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ था। यानी कि 610 ईस्वी में मक्का के नज़दीक में जो है हीरा नामक एक पहाड़ी गुफा थी, उस पर जो है उन्हें जिब्राइल या फिर जिन्हें गोब्रियल के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है फरिश्ते थे, इनके माध्यम से जो है अल्लाह का संदेश इनको प्राप्त हुआ था। और यह जो संदेश था वो क्या था, तो अल्लाह जो है एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद उसके रसूल यानी कि संदेशवाहक है। और इसके पश्चात जो है उन्होंने अपने विचारों का प्रचार जो है आरंभ किया था और जो एकेश्वरवाद पर आधारित था। यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब का जो विचार था वो किस पर आधारित था, तो एकेश्वर यानी कि एक ईश्वरवाद पर आधारित था। और उनके विचारों का विरोध करने वाले जो है बहुदेववादी या फिर मूर्ति पूजक कट्टरपंथियों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। यानी कि उनके जो विरोधी थे वो जो है बहुदेववादी थे और मूर्ति पूजक थे जो कि कट्टरपंथियों जो कि बहुत कट्टर थे। और उन्होंने जो है हज़रत मोहम्मद साहब को जान से मारने की कोशिश की थी। और इस कारण जो है उन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना तक की ओर जो है प्रस्थान किया था। यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब ने जो है मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान कब किया था, तो 622 ईस्वी में किया था। आगे बताया गया है, आगे दिया गया कि इस घटना को हिजरत यानी कि हिजरत कहा गया। किस घटना को, तो जब जो है हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना तक के में जो है प्रस्थान किए उस घटना को जो है हिजरत कहा गया है। और इसी से जो है इस्लामी कैलेंडर जो कि हिजरी सम्मत था इसकी शुरुआत हुई थी। और मदीना में जो है स्थानीय लोग जो थे उनका स्वागत किया, यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब का स्वागत किया गया था मदीना में। और उनके साथ जो मक्का से आए थे, जो अनुयायी आए थे, जिन्हें क्या कहा गया, तो मुहाजिर कहा गया था। यानी कि जो मक्का से जो अनुयायी आए थे हज़रत मोहम्मद साहब के साथ उन्हें जो है मुहाजिर कहा गया था। आगे है मदीना में जो है मोहम्मद साहब की स्थिति सुदृढ़ हुई थी। यानी कि मदीना में जो है मोहम्मद साहब की जो स्थिति थी वो अच्छी हो गई थी और कालांतर में जो है वो पुनः मक्का लौटे थे और संपूर्ण क्षेत्र को जो है इस्लाम के सिद्धांतों से प्रभावित किया था। और 632 ईस्वी में जो है उनके निधन तक लगभग संपूर्ण अरब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुका था। यानी कि जब उनका मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी में, उस समय तक जो है संपूर्ण जो अरब था वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुका था।
और उन्होंने जो है अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया था, यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने जो उत्तराधिकारी है उसका चयन नहीं किया था, यानी कि उनके बारे में नहीं बताया था, जिसके कारण जो है उनके पश्चात नेतृत्व को लेकर जो है मतभेद उत्पन्न हो गया था। यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब के मरने के बाद जो है उनके उत्तराधिकार के लिए जो है मतभेद उत्पन्न हो गया था। और इस्लाम जो है 2 प्रमुख संप्रदायों में बट गया था, जिसमें था शिया और सुन्नी, यानी कि पहला संप्रदाय जो था वो शिया था और दूसरा जो संप्रदाय था वो सुन्नी था। इसमें जो है विभाजित हो गया था। आगे बताया गया आरंभ में जो है सुन्नी मतावलंबियों को जो है सत्ता प्राप्त हुई थी, जिसके प्रथम 3 खलीफात हुए, जो कौन कौन थे, तो अबू बर्क थे जो कि 632 से 34 के बीच में रहे थे। दूसरा आए थे उमर जो कि 634 से 644 के बीच में रहे थे। और तीसरा है उस्मान जो है वो 644 लेके 656 तक जो है वो खलीफा बने थे। और इसके बाद जो है शिया अनुयायियों का समर्थन से जो है अली जो है 656 से 661 के बीच में जो है खलीफा नियुक्त किया गया था। देखिए जो 3 खलीफा हुए उनके बाद जो है फिर शिया अनुयायी आए, जिसके समर्थन से जो है अली, यानी कि अली जो था वो 656 से लेकर 661 तक खलीफा नियुक्त हुए थे। और इन चारों को जो है खुलफा ए राशिदीनी या सही मार्गदर्शित खलीफा के रूप में जाना जाता है। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत 2 ग्रंथों यानी कि कुरान और हदीस में निहित है। यानी कि इस्लाम धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत है वो 2 ग्रंथ यानी कि कुरान और हदीस में निहित किया गया है। और कुरान जो है वो अल्लाह के उन संदेशों का संकलन होता है जो कि जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद साहब को प्राप्त हुआ था। यानी कि हदीस क्या है, यानी कि कुरान में जो है वो अल्लाह के संदेश का संकलन है जो कि जिब्राइल के माध्यम से जो है मोहम्मद साहब को प्राप्त हुआ था। और इसका जो संकलन है वो अबू बकर के शासनकाल में हुआ था। और कुरान जो है वो अरबी शब्द कड़ा से निकला हुआ है, यानी कि जो कुरान है वो किस शब्द से निकला है, तो अरबी शब्द कड़ा से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो पढ़ा गया या फिर उच्चारित किया गया है। यानी कि कड़ा का अर्थ क्या होता है कि इसे जो है पढ़ा गया है और उच्चारित किया गया है, और इसी शब्द से जो है कुरान का जो है शब्द निकला है। आगे दिया गया है सुन्नत वह आचार संहिता है जो कि मोहम्मद साहब के व्यक्तिगत जीवन व आचरण से संबंधित है। यानी कि सुन्नत क्या है, तो वह आचार संहिता है जो कि मोहम्मद साहब के व्यक्तिगत जीवन व आचरण से संबंधित है। और वही जो है हदीस में उनके उपदेश, जीवनचर्या और नैतिक शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। यानी कि हदीस में हज़रत मोहम्मद साहब के उपदेश, जीवनचर्या और नैतिक शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। और हदीस में जो है सुन्नत भी समाहित है, यानी कि हदीस में सुन्नत को भी शामिल किया गया है। आगे बताया गया है इस्लाम धर्म की प्रमुख विशेषता के बारे में। तो इस्लाम धर्म की जो विशेषता थी वो क्या क्या थी उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है पहला, तो ये जो है केवल एक ईश्वर यानी कि अल्लाह की उपासना करते थे। यानी कि इस्लाम धर्म के जो लोग थे वो केवल एक ईश्वर की उपासना करते थे। दूसरा दिया गया है समता और समानता के सिद्धांत का पालन करते थे। यानी कि इस्लाम धर्म के जो लोग थे वो समता और समानता के सिद्धांतों का पालन करते थे, यानी कि इसमें जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। तीसरा दिया गया है पैगंबरों की परंपरा में आस्था रखना, यानी कि इस्लाम धर्म में जो है पैगंबर की जो परंपरा होती थी इसमें आस्था रखा जाता था। और चौथा दिया गया है पूर्ण विश्वास और समर्पण की भावना रखना। पांचवा दिया गया है कर्तव्य पालन को सर्वोच्च मान्यता देना। छठा है मूर्ति पूजा का विरोध करना, यानी कि इस्लाम धर्म में जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था। सातवां दिया गया है पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास न रखना, यानी कि इस्लाम धर्म के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। आगे बताया गया है आठवां, तो ये जो है स्वतंत्र इच्छा पर सीमित विश्वास रखना, और क्योंकि जो है इस्लाम के अनुसार सब कुछ जो है अल्लाह की इच्छा पर निर्भर होता है। ये जो है इस्लाम धर्म की प्रमुख विशेषता थी। आगे बताया गया अतः जो है इस्लाम एक आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक धर्म है जो कि जीवन के हर पक्ष को ईश्वरीय मार्गदर्शन के अधीन मानता है। यानी कि इस्लाम जो धर्म है वो एक आध्यात्मिक, नैतिक है जो कि और सामाजिक धर्म भी है जो कि जीवन के हर पक्ष यानी कि हर जो है जो पहलू को जो है ईश्वरीय मार्गदर्शन के अधीन मानता है। आगे हम लोग देखेंगे अरब एवं तुर्क आक्रमण के बारे में। इसमें दिया गया है कि चचनामा पुस्तक से जो है हमें अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। यानी कि अरब के सिंध पर आक्रमण की जानकारी जो है हमें किससे मिलती है, तो चचनामा एक पुस्तक था, इसमें जो है अरबों के सिंध के आक्रमण की जानकारी इसमें दी गई है। और भारत का जो है सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरबी थे, इन्होंने जो है 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त किया था। और कहीं कहीं जो है ये स्रोत जो है 712 ईस्वी माना जाता है, यानी कहीं पे 711 बताया जाता है और कहीं पे जो है 712 ईस्वी बताया जाता है। आगे आक्रमण के समय जो है सिंध पर किसका शासन था, तो सिंध पर जो है दाहिर का शासन था। यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय जो है दाहिर का शासन था, और सिंध पर जो है आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। यानी कि सिंध पर आक्रमण करने का आदेश जो है किसने दिया था, तो अरब का एक सूबेदार था जो कि था अल हज्जाज। इसने जो है मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दिया था।
आगे बताया गया है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 ईस्वी में सिंधु वासियों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, यानी कि सिंधु वासी पर जजिया कर जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में सिंधु के जो लोग थे उन पर जो है जजिया कर लगाया गया था। आगे बताया गया भारत पर जो है अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना जो है अरब के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। और अरबों ने जो है सिंध में जो है ऊँट पालन और खजूर की खेती का भी प्रचलन किया था, यानी कि जो अरब थे इन्होंने जो है सिंध में ऊँट पालन और खजूर की खेती का भी जो है प्रचलन किया था। और भारत पर जो है पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में किया था, यानी कि भारत पर जो पहला तुर्क आक्रमण था वो किसने किया था, तो सुबुक्तगीन ने किया था। और कब किया था, तो 986 ईस्वी में किया था, जो कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन का गुलाम था, यानी कि सुबुक्तगीन जो था वो गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन का गुलाम था। आगे बताया गया है महमूद गजनवी के बारे में, यानी कि जिन्हें कहीं कहीं महमूद गजनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बारे में बताया गया है कि महमूद गजनी का जो जन्म था वो कब हुआ था, तो 971 ईस्वी में महमूद गजनी का जन्म हुआ था। और महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था, तो सुबुक्तगीन था, यानी कि महमूद गजनी जो थे वो सुबुक्तगीन के पुत्र थे। और आगे बताया गया है कि वह जो है 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, यानी कि महमूद गजनी जो था वो 998 में राजगद्दी पर बैठा था। और महमूद गजनी ने भारत पर जो है कितने बार आक्रमण किया था, तो महमूद गजनी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। आगे बताया गया है कि महमूद गजनी ने जो है भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो भारत पर पहला आक्रमण जो है वो 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने किया था। और इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो धन को लूटना था, यानी कि महमूद गजनी ने जो है भारत पर आक्रमण क्यों किया था, तो धन को लूटने के उद्देश्य से जो है इसने भारत पर आक्रमण किया था 1000 में। आगे दिया गया है महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था, यानी कि मूर्तिभंजन आक्रमणकारी जो है वो कौन था, तो महमूद गजनी था। और महमूद गजनी ने जो है 1001 ईस्वी में वहिंद के प्रथम युद्ध में राजा जयपाल को हराया था, यानी कि वहिंद का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 1001 में हुआ था। और इसमें जो है महमूद गजनी ने जो है राजा जो जयपाल थे इनको हराया था। आगे बताया गया है 1008 में जो है उसने वहिंद के द्वितीय युद्ध में राजा आनंदपाल को हराया था, यानी कि वहिंद का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1008 में हुआ था। और पहला कब हुआ था, तो पहला 1001 में हुआ था। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वहिंद का, इसमें जो है किसके बीच में हुआ था, तो महमूद गजनी और राजा आनंदपाल के बीच में हुआ था, जिसमें जो है महमूद गजनी की विजय हुई और राजा आनंदपाल जो है हारे गए थे। आगे बताया गया महमूद गजनी ने 1025 से 26 के दौरान जो है सोमनाथ के शिव मंदिर यानी कि सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया था, यानी कि सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण कब किया था महमूद गजनी ने, तो 1025 से 26 के बीच में किया था। आगे बताया गया महमूद गजनी का जो है भारत का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, यानी कि महमूद गजनी का जो भारत में अंतिम आक्रमण था तो ये कब हुआ था, तो 1027 ईस्वी में हुआ था। और किनके विरुद्ध था ये, तो जाटों के विरुद्ध किया गया था आक्रमण। और महमूद गजनी को जो है बूथ सिकन यानी कि मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, यानी कि मूर्तियों का जो है भंजक करने वाला जो है महमूद गजनी को माना जाता है, यानी कि बूथ सिकन का अर्थ क्या होता है, तो मूर्ति भंजक। महमूद गजनी को जो है बूथ सिकन यानी कि मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, यानी कि मूर्ति भंजक यानी कि बूथ सिकन के नाम से किसे जाना जाता है, तो महमूद गजनी को जाना जाता है। और महमूद गजनी ने जो है गजनी में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया था। और अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी जैसे विद्वान महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, यानी कि महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे, तो अल-बरूनी था, फिरदौसी था, उतबी था और फर्रुखी जो है ये सभी विद्वान महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। आगे बताया गया अल-बरूनी जो है मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखता था और वह जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, यानी कि अल-बरूनी जो था वो अरबी भाषा में लिखता था और यह जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। आगे बताया गया है शाहनामा की रचना जो है किसने की थी, तो शाहनामा की रचना जो है वो फिरदौसी ने किया था। और किताब उल हिंद की रचना किसने किया था, तो अल-बरूनी ने किया था किताब उल हिंद की रचना। और ये दोनों जो है महमूद गजनी के साथ भारत आए थे, यानी कि शाहनामा और जो यानी कि फिरदौसी और अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनी के साथ ही भारत आए थे। और शाहनामा जो है किसकी रचना है, तो फिरदौसी की है। और किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो अल-बरूनी की है। और महमूद गजनी की मृत्यु कब हो गई थी, तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी शासन में आए। तो इसमें दिया गया है कि मोहम्मद गौरी के भारत के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो भारत में जो है मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, ये जो है मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य था भारत में आक्रमण करने का। आगे बताया गया मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है कब किया था, तो 1175 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था और सुल्तान और मुल्तान पर किया था, यानी कि मोहम्मद गौरी ने जो है सबसे पहला आक्रमण कहाँ पे किया था,
तो भारत के मुल्तान पर किया था और कब किया था, तो 1175 ईस्वी में किया था। और दूसरा आक्रमण कब हुआ था, तो दूसरा आक्रमण हुआ था 1178 ईस्वी में। और कहाँ पे किया था, तो पाटन यानी कि गुजरात पर किया था। यानी कि पहला आक्रमण हुआ था मुल्तान पर और दूसरा जो आक्रमण हुआ था 1178 में, ये जो हुआ था गुजरात के पाटन में। और पाटन के शासक जो था भीम द्वितीय, इसने जो है मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से हरा दिया था। यानी कि पाटन का जो शासक था भीम द्वितीय, इसने जो है मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से हरा दिया था और मोहम्मद गौरी की जो है भारत में प्रथम पराजय हुई थी। आगे बताया गया है 1191 के बारे में। तो 1191 में जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में हुआ था और जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। यानी कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। आगे दिया गया है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें जो है मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। यानी कि जो पहला युद्ध था इसमें मोहम्मद गौरी जो है पराजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जीता था। लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, इसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। आगे बताया गया है इस युद्ध के बाद जो है गौरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली और इसलिए जो है उसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है, तो मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में जो है 1194 ईस्वी में चंदावड़ यानी कि कन्नौज का युद्ध हुआ था। यानी कि कन्नौज या चंदावड़ का युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। और इसमें जो है किसकी विजय हुई, तो मोहम्मद गौरी की विजय हुई और राजा जयचंद की हार हुई थी। और इस युद्ध में जो है विजय के बाद गौरी ने जो सिक्के जारी किए उन पर जो है एक और देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी ओर जो है अरबी भाषा में कलमा उत्कीर्ण था। यानी कि जो सिक्के जारी किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है उसमें जो है एक और तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी ओर जो है अरबी भाषा में कलमा उत्कीर्ण यानी कि कलमा लिखा हुआ था। आगे बताया गया है मोहम्मद गौरी के साथ जो है आने वाला प्रथम सूफी संत कौन था, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहम्मद गौरी के साथ आने वाला प्रथम सूफी संत था। और मोहम्मद गौरी की जो हत्या है वो कब हुई थी, तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या की गई थी। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद जो है भारत में दिल्ली सल्तनत आया, जिसमें जो है पहला वंश कौन सा था, तो गुलाम वंश या मामलुक वंश था दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, जिसका शासन कब से कब तक था, तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश या मामलुक वंश का शासन रहा था। तो इसमें दिया गया गुलाम वंश को जो है मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि गुलाम वंश को ही मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है इसका संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। और गुलाम वंश की जो स्थापना है वो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कब किया था, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यानी कि मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और तथा जो है मोहम्मद गौरी के समय यह जो है दिल्ली का गवर्नर भी था। यानी कि मोहम्मद गौरी के समय में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था और वह जो है दिल्ली का गवर्नर भी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर बनाई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो लाखों का दान देने वाला होता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा गया है। ऐबक को जो है कुरान नखवा भी कहा गया है। और कुरान नखवा का अर्थ क्या होता है, तो कुरान का पाठ करने वाला होता है। यानी कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसको कुरान नखवा भी कहा गया है। और कुरान नखवा का जो अर्थ होता है वो होता है कुरान का पाठ करने वाला। आगे बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी भी होता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो चंद्रमा का स्वामी भी होता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो भारत की सबसे शुरुआती मस्जिदों में से एक है। यानी कि भारत की सबसे शुरुआती मस्जिदों में से एक कौन सा है, तो कुव्वत उल इस्लाम है, जिसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 और 1198 के बीच में करवाया गया था। आगे इसमें दिया गया है, आगे बताया गया है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का अर्थ क्या होता है, तो इस्लाम की ताकत होता है। यानी कि कुव्वत उल इस्लाम जो था इसका अर्थ क्या होता है, तो इस्लाम की ताकत होता है। और यह जो है कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में बनी हुई थी। यानी कि कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद था वो कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व दिशा में बनी हुई थी। और आगे बताया गया है लाल और पीले बलुआ पत्थर से जो बनी कुतुब मीनार है ये जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार है। यानी कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो कुतुब मीनार है। और इसका जो है निर्माण लाल और पीले बलुआ पत्थर से किया गया है। और इसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है 1199 ईस्वी में इसकी जो पहली मंजिल थी इसकी नींव रखी गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। यानी कि जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण जो है क्यों करवाया गया था, किसके सम्मान में, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। और बाद में जो है उसके जो उत्तराधिकार हुए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका दामाद जो कि था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इसने जो है
इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी थी, यानी कि कुतुब मीनार में जो है 3 और मंजिल किसने जोड़ा था, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जोड़ा था। और जिसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी के बीच में रहा था। और मीनार के विभिन्न स्थानों पर जो है अरबी और नगरी अक्षरों में कई शिलालेखों से कुतुबुद्दीन के इतिहास का पता चलता है। यानी कि कुतुब मीनार पर जो है बहुत सारे शिलालेख लिखे गए हैं जो कि अरबी और नगरी अक्षरों में लिखा गया है, और जिससे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास का पता चलता है। आगे दिया गया है प्रांगण में जो है लौह स्तंभ पर 4वीं शताब्दी ईस्वी की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक शिलालेख है, जिसके अनुसार जो है चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की स्मृति में विष्णुपद के नाम से भी जाने जाने वाली पहाड़ी पर स्तंभ को विष्णु ध्वज यानी कि भगवान विष्णु के मानक के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि प्रांगण में जो है लौह स्तंभ स्थापित किया गया था, जिस पर जो है 4वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक शिलालेख लिखा गया है, जिसके अनुसार जो है चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की स्मृति में विष्णुपद के नाम से जानी जाने वाली जो एक पहाड़ी है, इस पर जो है विष्णु ध्वज यानी कि भगवान विष्णु के मानक के रूप में स्थापित किया गया था। आगे बताया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन का मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। यह जो है भारत के अजमेर राजस्थान में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यानी कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, जिसे 2.5 दिन के मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है भारत के अजमेर यानी कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है, और यह जो है एक ऐतिहासिक मस्जिद है। और इस मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में करवाया था। यानी कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा था, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कब करवाया था, तो 1199 ईस्वी में करवाया था। आगे बताया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से कर दी थी। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री हुई उसका विवाह जो है इल्तुतमिश से कर दिया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। यानी कि बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो 1210 ईस्वी में हुआ था। और किस कारण हुआ था, तो चौगान यानी कि पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और कहाँ उसे दफनाया गया था, तो उसे जो है लाहौर में दफनाया गया था। आगे बताया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन था, तो आराम शाह था, और जिसकी इल्तुतमिश ने जो है हत्या कर दी थी। यानी कि जो उसका उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह, इसकी जो हत्या है वो इल्तुतमिश ने करवा दिया था, और वह जो है स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। आगे बताया गया इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था। यानी कि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और एक गुलाम भी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है इसके समय जो है इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का गवर्नर था। यानी कि जिस समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था उस टाइम इल्तुतमिश जो है वो बदायूं का गवर्नर था। आगे बताया गया इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और वह जो है एक इलवड़ी तुर्क था। यानी कि इल्तुतमिश एक इलवड़ी तुर्क था। आगे बताया गया है कि अपने राज्याभिषेक के समय जो है अली मर्दान खान ने जो है स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया था। और इल्तुतमिश जो है अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था, तो लाहौर से बदलकर जो है दिल्ली लाया था। आगे बताया गया है सबसे पहले जो है दिल्ली के पास इल्तुतमिश के कुछ साथी अधिकारी भी उसके अधिकार को स्वीकार करने के लिए जो है अनिच्छुक थे, और राजपूतों को जो है अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का अवसर मिला था। आगे बताया गया कालिंजर, ग्वालियर और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र जिसमें अजमेर एवं बयाना शामिल थे, इसने जो है सफलतापूर्वक स्वयं को तुर्की के प्रभुत्व से मुक्त कर लिया था। यानी कि जो कालिंजर था, ग्वालियर और पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र था जिसमें अजमेर और बयाना शामिल था, इसने जो है सफलतापूर्वक अपने आप को जो है तुर्की के प्रभुत्व से मुक्त कर लिया था। आगे बताया गया है कि लगभग जो है इसी समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर, बयाना, अजमेर और नागौर को पुनः प्राप्त करने के लिए जो है कदम उठाया था। और अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान जो है इल्तुतमिश का ध्यान उत्तर पश्चिम पर केंद्रित था। यानी कि जब इल्तुतमिश का शासनकाल था उस टाइम जो है इल्तुतमिश का ध्यान कहाँ पे था, तो उत्तर पश्चिम पर केंद्रित था। और ख्वारिज्म शाह के द्वारा जो है गजनी की विजय के साथ उसकी जो स्थिति थी के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया था। यानी कि ख्वारिज्म शाह के द्वारा जो है गजनी की विजय के साथ उनकी स्थिति के लिए जो है एक नया खतरा उत्पन्न हो गया था। और आगे बताया गया है कि 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी का जो है पीछा करते हुए मंगोल सेना जब दिल्ली आ गई थी, तो उसने मंगबरनी को जो है शरण न देकर अपने राज्य को जो है मंगोल आक्रमण से बचा लिया था। यानी कि जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म के राजकुमार जो जलालुद्दीन मंगबरनी थे, इसका पीछा करते हुए जो है मंगोल सेना दिल्ली पहुंच गई थी, और जिसने जो है मंगबरनी को शरण देने से मना कर दिया था, और जिसके कारण जो है दिल्ली जो है मंगोल आक्रमण से बच गया था। आगे बताया गया है इल्तुतमिश जो है पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। यानी कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति जो है किसने लिया था, तो इल्तुतमिश ने लिया था। और कब लिया था, तो 1229 ईस्वी में लिया था।
और वह जो है दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किया था। यानी कि इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करके जो है स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किया था। और ऐबक के साथ जो है गुलाम कवाचा ने जो है खुद को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। यानी कि ऐबक के साथ ही जो था गुलाम क्वाचा, इसने जो है खुद को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और लाहौर तथा पंजाब के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। किसने किया था? तो क्वाचा ने किया था। आगे बताया गया है इल्तुतमिश ने जो है कुवाचा को मुल्तान से भी बाहर कर दिया था और इस प्रकार जो है दिल्ली सल्तनत की सीमाएं एक बार फिर सिंधु तक पहुंच गई थी। यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुवाचा को मुल्तान से हटा दिया गया था और इस प्रकार से जो है दिल्ली सल्तनत की जो सीमा थी वो एक बार फिर से जो है सिंधु तक पहुँच गई थी और पश्चिम में जो है सुरक्षित इल्तुतमिश अपना ध्यान कहीं और लगाने में सक्षम था। आगे बताया गया है कि उसने जो है अपने पड़ोसियों पूर्वी बंगाल के सेना शासकों और उड़ीसा तथा कामरूप यानी कि असम के जो है हिंदू शासकों के क्षेत्र पर जो है छापा मारा था। किसने मारा था? तो इल्तुतमिश ने मारा था। आगे बताया गया बंगाल और बिहार में जो है इवाज नाम के एक व्यक्ति था जिसने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यानी कि बंगाल और बिहार में जो है इवाज नाम का एक व्यक्ति था जिसने जो है सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण किया था और इसने जो है स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आगे बताया गया 1226 से 27 ईस्वी के बीच में जो है लखनऊती के निकट इल्तुतमिश का पुत्र के साथ जो है युद्ध में इवाज पराजित हुआ था और मारा गया था और बंगाल और बिहार जो है एक बार फिर दिल्ली के प्रभुत्व में आ गया था और उसने जो है रणथंभौर और जालौर के विरुद्ध अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए जो है अभियान चलाया था। किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। आगे बताया गया है कि उसने जो है मेवाड़ की राजधानी नागदा यानी कि उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर पर भी हमला किया और लेकिन जो है गुजरात की सेनाओं के आगमन पर उसे पीछे हटना पड़ा था। यानी कि जो इल्तुतमिश था इसने जो है मेवाड़ की राजधानी नागदा पर भी आक्रमण किया था लेकिन जो है गुजरात की सेना के आगमन के कारण जो है उसे पीछे हटना पड़ा था और प्रतिशोध के रूप में इल्तुतमिश ने जो है गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ एक अभियान चलाया था और लेकिन जो है इसे नुकसान के साथ खदेड़ दिया गया था। आगे बताया गया है कि इल्तुतमिश ने जो है 40 तुर्क अमीर और गुलाम का एक संगठन बनाया जिसे जो है तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है एक संगठन बनाया गया था जिसमें जो है 40 तुर्क अमीर थे और गुलाम था और इस संगठन को जो है क्या कहा जाता था? तो तुर्कान-ए-चहलगानी नाम से जाना गया। आगे दिया गया है इल्तुतमिश ने जो है सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। यानी कि शुद्ध अरबी सिक्के जो है सबसे पहले किसने जारी किया? तो इल्तुतमिश ने जारी किया था। आगे बताया गया है कि इसके समय जो है चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्कों को जो है जीतल कहा जाता था। यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल में जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे उसे टंका कहा गया था और जो तांबे के जो सिक्के होते थे उन्हें जीतल कहा जाता था। और भारत में जो है पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को ही जाता है। यानी कि भारत में पहला मकबरा जो है किसने निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और नसीरुद्दीन महमूद का सुल्तान जो है गढ़ी का मकबरा कुतुब मीनार से लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यानी कि नसीरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान का जो गढ़ी का मकबरा था वो जो है कहाँ स्थित था? तो कुतुब मीनार के लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था और इसे जो है वर्ष 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े पुत्र और नसीरुद्दीन मोहम्मद के अवशेषों पर बनाया था। आगे बताया गया है इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। यानी कि जो पहला मंजिल था उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के करवाया गया था लेकिन जो बाकी का जो मंजिल था इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। और एकता प्रणाली जो है इल्तुतमिश ने ही चलाई थी। यानी कि एकता प्रणाली की शुरुआत जो है किसने किया? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और इस प्रथा के अंतर्गत जो है सभी सैनिकों और अधिकारियों को जो है नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। यानी कि एकता प्रणाली जो है इसमें जो है इस प्रथा के अंतर्गत जो है सभी सैनिक तथा जो अधिकारी होते थे इसको नगद वेतन के बदले जो है भूमि प्रदान की जाती थी। और इल्तुतमिश की जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। और शमसुद्दीन जो है इल्तुतमिश का मकबरा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी कि शमसुद्दीन जो मकबरा था वो इल्तुतमिश का था और ये जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित था। और इस मकबरे का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने स्वयं 1235 ईस्वी में करवाया था। यानी कि जो शमसुद्दीन जो है वो मकबरा जो है इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1235 ईस्वी में बनवाया था। आगे बताया गया है आगे इल्तुतमिश के बाद जो है उसका पुत्र जो कि था रुकनुद्दीन फिरोज, ये जो है गद्दी पर बैठा था लेकिन यह जो है अयोग्य शासक था। यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो एक अयोग्य शासक था और इसमें जो है शासन की बागडोर जो है उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी। यानी कि जो रुकनुद्दीन फिरोज था इसके समय जो है शासन की जो बागडोर थी उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी और तुर्की के अमीरों ने जो है इसको गद्दी से हटा दिया था और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठा दिया था। अब हम लोग देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में।
तो रजिया सुल्तान जो है पहली मुस्लिम शासिका, महिला शासिका थी। तो इसमें बताया गया है कि रजिया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। यानी कि रजिया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन को संभाला था। आगे बताया गया है रजिया सुल्तान की शासन अवधि के बारे में। तो ये जो है 1236 से लेकर 1240 के बीच में रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी और वह जो है पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह जो है कुवा यानी कि कोट तथा कुलाहा यानी कि टोपी पहनकर जो है दरबार में आने लगी थी। यानी कि जो रजिया सुल्तान थी इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था और ये जो है पुरुषों की तरह ही कुवा, जिसका अर्थ होता है कोट, और कुलाहा यानी कि टोपी पहनकर दरबार में आने लगी थी। और उसने जो है अपने अभी सीनियाई गुलाम जलालुद्दीन याकूत को जो है अमीर ए आखुर यानी कि अस्वसाला का प्रधान नियुक्त किया था। यानी कि रजिया सुल्तान ने जो है अस्वसाला का प्रधान किसे नियुक्त किया था? तो जलालुद्दीन याकूत को जो है अमीर ए आखुर यानी कि अस्वसाला का प्रधान नियुक्त किया था। आगे बताया गया है रजिया सुल्तान ने जो है भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया से शादी किया था। यानी कि रजिया सुल्तान का विवाह जो है किसके साथ हुआ था? तो भटिंडा का जो गवर्नर था अल्तुनिया, इसके साथ जो है रजिया सुल्तान ने विवाह कर लिया था। और रजिया सुल्तान की जो हत्या है वो 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। और रजिया सुल्तान के बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन महसूद शाह जो है शासक बने थे, परंतु जो है उनका शासन कम समय तक रहा और अंततः जो है 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है दिल्ली का शासक बना था। यानी कि रजिया सुल्तान के मृत्यु के बाद जो है मोइनुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन महसूद शाह जो है वो शासक बने थे, लेकिन जो है उनका शासन कम समय तक ही रहा था और उसके बाद जो है 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है दिल्ली का शासक बना था। आगे बताया गया है बलबन ने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था और उसे जो है उलूग खां की उपाधि दिया था। यानी कि बलबन का जो दामाद था नासिरुद्दीन मोहम्मद, इसको जो है उन्होंने उलूग खां की उपाधि दिया था। और 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो है बलबन उसका उत्तराधिकारी बना था। आगे बताया गया है बलबन के बारे में। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो है बलबन उत्तराधिकारी बना था और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो बलबन के बारे में बताया गया है कि बलबन का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? तो बहाउद्दीन था। यानी कि बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन और वह जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। यानी कि बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और फिरदौसी ने जो है शाहनामा में उसे अफरा सियाब वंश से संबंधित बताया है। यानी कि किसने बताया है? तो फिरदौसी ने जो है शाहनामा में बलबन को अफरा सियाब वंश से संबंधित बताया गया है। और बलबन ने जो है 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यानी कि जो बलबन था वो नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और उसने जो है कई बार दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। यानी कि जब मंगोल का आक्रमण हुआ था उसके समय जो है बलबन ने कई बार दिल्ली को उसके आक्रमण से बचाया था। आगे दिया गया है, आगे बताया गया बलबन ने 40 तुर्क अमीर और गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया है। यानी कि जो तुर्कान 40 गान था इसका जो है विनाश किसने किया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। और बलबन ने जो है सिजदा यानी कि घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना और पैबोस यानी कि सुल्तान के पैर चूमना नामक प्रथा चलाई थी। यानी कि सिजदा और पैबोस नामक प्रथा जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो बलबन के द्वारा चलाया गया था। और वह जो है स्वयं को जिल ए इलाही यानी कि ईश्वर की छाया तथा नियाबत ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। यानी कि जो बलबन था वह स्वयं को जिले इलाही और नियाबत ए खुदाई मानता था। आगे दिया गया है बलबन ने जो है फारसी त्यौहार नवरोज़ मनाने की प्रथा आरंभ किया था। यानी कि नवरोज़ जो फारसी त्यौहार था इसको जो मनाने की प्रथा है वो किसने शुरू किया था? तो बलबन ने किया था। और बलबन ने जो है दीवान ए विजारत यानी कि वित्त विभाग की स्थापना किया था। यानी कि वित्त विभाग यानी कि दीवान ए विजारत की स्थापना किसने किया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। और बलबन ने जो है मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। और बलबन ने दैवीय राजत्व के सिद्धांत का समर्थन किया था। यानी कि बलबन के द्वारा जो है दैवीय राजत्व के सिद्धांत का समर्थन किया गया था। बलबन के दरबार में जो है फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहते थे और आंतरिक गड़बड़ी से निपटने के लिए और मंगोल को खरीदने के लिए जो है बलबन ने एक मजबूत केंद्रीकृत सेना का गठन किया था, जिन्होंने जो है पंजाब में घुसपैठ की और दिल्ली सल्तनत के लिए जो है गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। यानी कि बलबन के द्वारा जब मजबूत केंद्रीकृत सेना का गठन किया गया था आंतरिक गड़बड़ी से निपटने और मंगोलों को खरीदने के लिए, उन्होंने जो है पंजाब में घुसपैठ किया था और दिल्ली की सल्तनत के लिए जो है गंभीर खतरा जो है उत्पन्न कर दिया था। और उसने जो है सैन्य विभाग यानी कि दीवान ए अर्ज को पुनर्गठित किया था और उन सैनिकों को जो है पेंशन दी जो अब सेवा के लायक नहीं थे। आगे दिया गया है बलबन ने जो है मेवातियों, राजपूत जमींदारों, गंगा यमुना दोआब और अवध के डकैतों से निपटने के लिए लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। यानी कि लौ और रक्त की नीति जो है वो किसने अपनाया था? तो बलबन के द्वारा लौ और रक्त की नीति अपनाई गई थी। और दोआब और कटिहार यानी कि आधुनिक रोहिलखंड में जो है बलबन ने जंगलों को काटने, विद्रोही ग्रामीणों को समाप्त करने
पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों को जो है गुलाम बनाने का आदेश दिया था। और बलबन ने जो है इन कठोर तरीकों से स्थिति को नियंत्रित किया और अपनी सत्ता की ताकत द्वारा लोगों को प्रभावित करने तथा उन्हें डराने के लिए जो है बलबन ने एक शानदार दरबार का गठन किया था। और बलबन ने कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, यानी कि बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ तो कै खुसरो हुआ। और परंतु जो है अमीरों के हस्तक्षेप के कारण जो है कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया था, यानी कि कै खुसरो के स्थान पर जो है अमीरों के हस्तक्षेप के कारण जो है कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया था। परंतु जो है बाद में कैकुबाद के पुत्र शमसुद्दीन कैमर्स को जो है गद्दी पर बैठा दिया गया था। और शमसुद्दीन जो कैमर्स था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, यानी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था तो शमसुद्दीन कैमर्स था। और कैमर्स के संरक्षक जलालुद्दीन ने जो है कैमूर्स की हत्या कर दी थी और खिलजी वंश की स्थापना की थी, यानी कि कैमूर्स का जो संरक्षक था जलालुद्दीन, इसके द्वारा जो है कैमूर्स की हत्या कर दी गई थी और ये जो है जलालुद्दीन के द्वारा जो है खिलजी वंश की स्थापना फिर की गई थी। आगे हम लोग देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो इसमें जो है पहला शासक कौन था तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का प्रथम शासक था और इसने जो है खिलजी वंश की स्थापना किया था। कब किया था तो 1290 ईस्वी में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो है खिलजी वंश की स्थापना किया गया था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि किलो खड़ी को जो है अपनी राजधानी किसने बनाया तो जलालुद्दीन खिलजी ने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। और जलालुद्दीन खिलजी को जो है कैकुबाद ने जो है शाहिस्ता खां की उपाधि प्रदान किया था, यानी कि शाहिस्ता खां की उपाधि जो है किसने प्रदान किया जलालुद्दीन खिलजी को तो कैकुबाद ने जो है शाहिस्ता खां की उपाधि प्रदान किया था जलालुद्दीन खिलजी को। और जलालुद्दीन ने जो है केवल 6 वर्ष की अल्प अवधि तक जो है शासन किया था और उसने जो है बलबन द्वारा अपनाए गए कड़े नियमों को भी ढीला किया, यानी कि जो बलबन के द्वारा जो कड़ा नियम अपनाया गया था उसको जो है ढीला किया था किसने तो जलालुद्दीन ने किया था। हालांकि जलालुद्दीन ने जो है अपने प्रशासन में पूर्व कुलीनों को बरकरार रखा था, किंतु जो है खिलजी के उदय ने महत्वपूर्ण पदों पर कुलीन वर्ग में गुलामों के वर्चस्व को जो है कम कर दिया था। और वो जो है सल्तनत का जो है पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विचार दिया था कि शासन जो है जनता के समर्थन से चलना चाहिए, यानी कि जो जलालुद्दीन था यह जो है सल्तनत का पहला शासक सुल्तान हुआ जिसने जो है यह विचार दिया था कि जो शासन है वो जनता के समर्थन से ही चलना चाहिए। चूँकि जो है भारत में हिंदू आबादी अधिक है, अतः जो है यही सही मायने में इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है, यानी कि जो भारत था वो हिंदू आबादी, इसमें जो है हिंदू आबादी अधिक थे, इसके कारण जो है यह जो है इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। यह जो है किसने कहा था तो जलालुद्दीन ने कहा था। और फिरोज खिलजी की हत्या जो है वो कब हुआ था तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में कर दिया था, यानी कि फिरोज खिलजी की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या जो है 1296 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या की थी और कहाँ पे की थी तो कड़ा मानिकपुर यानी कि इलाहाबाद में कर दी थी। और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी शासन में आया। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है कि इसके बचपन का नाम जो था वो अली गुरसास्प था, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास्प। और उसने जो है सत्ता पाने में अपने चाचा की मदद की थी और अतः जो है जलालुद्दीन ने उसे अमीर ए तुजुक यानी कि उत्सवों का शहंशाह नियुक्त किया था, यानी कि जलालुद्दीन के द्वारा जो है अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजुक यानी कि उत्सवों का शहंशाह के रूप में नियुक्त किया था। और वर्ष 1292 में जो है भिलसा यानी कि विदिशा को अधीन करने के उपरांत जो है कारा के साथ साथ उसने अवध का जो है एकता प्रदान किया गया था। और वह जो है आरिस ए मुमलिक यानी कि युद्ध मंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है आरिस ए मुमलिक यानी कि युद्ध मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और वर्ष 1294 ईस्वी में पहली बार दक्षिण की ओर जो है तुर्क साम्राज्य का विस्तार किया और देवगिरी को अपने अधीन किया था, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो पहली बार जो है दक्षिण की ओर तुर्क साम्राज्य का विस्तार किया था। कब तो 1294 ईस्वी में किया था और देवगिरी को जो है अपने अधीन किया था। और इस सफल अभियान ने जो है साबित कर दिया है कि अलाउद्दीन जो है एक सक्षम सेनाध्यक्ष और कुशल योजनाकार था। आगे देखेंगे हम लोग। आगे दिया गया है कि जुलाई 1296 ईस्वी में उसने जो है चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं जो है गद्दी पर बैठ गया था, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो 1296 ईस्वी में इसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। और अलाउद्दीन ने जो है बलबन के शासन की निष्ठुर नीतियां पुनः अपनाने का निर्णय किया था, यानी कि बलबन की जो शासन की जो निष्ठुर नीति थी उसको अपनाने का जो है पुनः प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसने जो है कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता जो है छीन ली और उलेमाओं का हस्तक्षेप जो है बंद कर दिया था। और उसने जो है अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में कई विद्रोही का भी सामना किया था, यानी कि अलाउद्दीन जो खिलजी था इसने जो है अपने शासन के प्रारंभ वर्ष में कई विद्रोह का सामना किया था। और तारीख ए फिरोज शाही के लेखक बर्नी के अनुसार जो है अलाउद्दीन ने महसूस किया कि इन विद्रोहों के जो है 4 प्रमुख कारण हैं। कौन कौन है 4 प्रमुख कारण तो पहला इसमें दिया गया है गुप्तचर व्यवस्था की अयोग्यता है, दूसरा है शराब का आम उपयोग और तीसरा है कुलीनों के मध्य सामाजिक व्यवहार और आपस में विवाह के संबंध और चौथा है कुछ कुलीनों के पास जो है अत्यधिक संपत्ति होना। यह जो है
युद्ध का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। आगे दिया गया है, इन विद्रोह की जो है पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो है अलाउद्दीन ने कुछ नियम बनाए और उन्हें लागू किया था। यानी कि विद्रोह की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने जो है कुछ नियम बनाया था और उन्हें जो है लागू भी किया था। आगे दिया गया है, उसने जो है निश्चित किया कि वे जो है परिवार जिन्हें मुफ्त में जो है ज़मीन मिली है वे जो है अपने स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए करों का भुगतान करेंगे। यानी कि वो परिवार जिन्हें जो है मुफ्त में ज़मीन मिली है वे जो है अपने स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए जो है कर का भुगतान करेंगे और इससे जो है कुछ लोगों के पास अधिक संपत्ति होने पर रोक लग गई थी। और सुल्तान ने जो है गुप्तचर व्यवस्था को पुनः संगठित किया और उसे और प्रभावी बनाने के लिए जो है समुचित उपाय किए थे। और उसने जो है अस्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की थी। किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और उसने जो है राज्य में शराब और नशीले पदार्थों का प्रयोग वर्जित किया था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने राज्य में शराब और नशीले पदार्थ का प्रयोग वर्जित कर दिया था। और उसने जो है कुलीनों को आदेश दिया कि वे जो है उसकी अनुमति के बिना सामाजिक समारोह व अंतर्विवाह न करें। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कुलीनों को यह आदेश दिया था कि उसकी अनुमति के बिना जो है सामाजिक समारोह या अंतर्विवाह नहीं किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार व्यवस्था था वो कैसा था। तो इसमें दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था किया था। और बाजार को नियंत्रित करने के लिए जो है अलाउद्दीन के उपाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों में से एक थे। और चूंकि जो है अलाउद्दीन एक बड़ी सेना बनाए रखना चाहता था और इसलिए जो है उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत कम निर्धारित की थी। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार व्यवस्था था इसमें जो है दैनिक उपयोग की जो वस्तु थी इसकी कीमत जो है कम निर्धारित की गई थी। और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में अलग अलग वस्तुओं के लिए जो है 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए गए थे। और ये 3 बाजार थे वो कौन कौन थे? तो पहला था इसमें अनाज बाजार था जिसे मंडी कहा जाता था, और दूसरा था कपड़ा बाजार जिसे सराय अदल कहा जाता था, और तीसरा था घोड़ों दासों मवेशियों का बाजार। यानी कि इसमें जो है 3 प्रकार के बाजार थे जिसमें पहला था अनाज का बाजार जिसे मंडी कहा जाता था, दूसरा था कपड़ा का बाजार जिसे सराय अदल कहा जाता था, और जो तीसरा था वो घोड़ों दासों और मवेशियों का बाजार था। आगे बताया गया कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जो है अलाउद्दीन ने एक अधीक्षक यानी कि शाहना ए मंडी नियुक्त किया था। यानी कि अधीक्षक जो है किसे नियुक्त किया था? तो शाहना ए मंडी को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था और जिसकी सहायता से जो है एक गुप्तचर अधिकारी द्वारा की जाती थी। यानी कि जो शाहना ए मंडी थी इसकी सहायता जो है वो एक गुप्तचर अधिकारी के द्वारा किया जाता था। और शाहना ए जो मंडी था इसके अतिरिक्त जो है अलाउद्दीन ने 2 अन्य स्वतंत्र स्रोतों बरीद यानी कि सूचना अधिकारी और मुहियान यानी कि गुप्तचर से जो है बाजार की दैनिक रिपोर्ट प्राप्त होती थी। और दिल्ली बाजार में जो है घोड़ा व्यापारियों और दलालों के द्वारा जो है घोड़ों को खरीद पर रोक लगाकर घोड़ों के बाजार में कम कीमत जो है सुनिश्चित की गई थी। यानी कि दिल्ली बाजार में जो है घोड़े के व्यापारी और दलालों के द्वारा जो है घोड़ों की खरीद पर जो है रोक लगाकर घोड़े के बाजार पे जो है कम कीमत सुनिश्चित की गई थी। आगे दिया गया है इसमें आगे अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे। और वह जो है दिल्ली का पहला शासक था जिसने दोआब क्षेत्र में भूमि कर निर्धारण करने के लिए जो है भूमि की वास्तविक माप को जो है आधार बनाने पर बल दिया था। और इस नीति का उद्देश्य जो है यह था कि गाँव के धनी और प्रभावशाली लोग केंद्रीय पास अधिक भूमि होती थी और कर का जो है बोझ गरीब किसानों पर न डाल सके। और अलाउद्दीन जो है यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जमींदार वर्ग जिन्हें खुद और मुकद्दम जो है कहा जाता था वह भी जो है सामान्य किसानों की तरह ही कर का भुगतान करे। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार जो है वह सुनिश्चित करना चाहता था कि जमींदार जो वर्ग थे जिन्हें खुद और मुकद्दम कहा जाता था और वो भी जो है सामान्य किसान की तरह ही कर का भुगतान करे। उसने जो है घड़ी कर नामक गृह कर तथा चढ़ी कर नामक चारागाह कर लागू किया था। यानी कि जो घड़ी कर था वो गृह कर था और चढ़ी कर जो था वो चारागाह कर लागू किया था। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और उसने जो है राजस्व एकत्र करने के लिए मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है राजस्व एकत्र करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जिसे मुस्तखराज कहा गया था। और साथ ही जो है ग्रामीण जनता पर लगाए गए अनेक अन्य अवैध उपकरणों को जो है समाप्त कर दिया था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस प्रकार जो है अलाउद्दीन का उद्देश्य एक समान और न्याय संगत राजस्व व्यवस्था लागू करना था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मुख्य उद्देश्य था वो एक समान और न्याय संगत राजस्व व्यवस्था लागू करना था और जिससे राज्य को जो है स्थिर आय प्राप्त हो और शोषण पर जो है अंकुश लगाया जा सके। आगे दिया गया है कि घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। यानी कि घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे बताया गया है अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान के बारे में
तो इसमें बताया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत जो है गुजरात से की थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जो शुरुआत था वो कहाँ से किया था, तो गुजरात अभियान से किया था। और वह जो है गुजरात की अत्यधिक संपन्नता और समुद्री तटों के कारण जो है आकर्षित हुआ था। यानी कि गुजरात की जो अत्यधिक संपन्नता थी और समुद्री तट थे, इसके कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी उसकी तरफ जो है आकर्षित हुआ। और क्योंकि जो है वहाँ से अरबी घोड़ों की नियमित आपूर्ति संभव थी, जो कि उसकी सेना के लिए अत्यंत उपयोगी थे। और 1299 ईस्वी में जो है उसके दो प्रमुख सेनापति हुए उलुग खां और नुसरत खां। इन्होंने जो है गुजरात पर चढ़ाई की थी। यानी कि गुजरात पर जो है चढ़ाई किसने किया, तो उलुग खां और नुसरत खां ने किया था 1299 ईस्वी में। गुजरात के तत्कालीन शासक जो कि था राय करण जो है वो युद्ध से बचते हुए जो है भाग गया था। और खिलजी सेनाओं ने जो है सोमनाथ मंदिर पर अधिकार कर लिया था। यानी कि गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उस पर जो है खिलजी सेनाओं ने अधिकार कर लिया था और भारी मात्रा में लूट हासिल की थी। और यहाँ तक कि जो है संपन्न मुस्लिम व्यापारियों को भी जो है नहीं बख्शा गया था। आगे दिया गया है कि इस अभियान में यानी कि गुजरात अभियान में जो है कई लोगों को गुलाम बनाया गया था, जिनमें से जो है एक मलिक काफूर भी था। यानी कि मलिक काफूर को भी जो है गुजरात अभियान के दौरान जो है गुलाम बनाया गया था, और जो कि बाद में खिलजी सेना का प्रमुख सेनापति बन गया था। और दक्षिण भारत में जो है कई सफल अभियान का नेतृत्व किया था। और इस अभियान के परिणाम स्वरूप जो है गुजरात दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गया था। आगे बताया गया है अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि गुजरात विजय के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दृष्टि जो है राजस्थान की ओर मोड़ी थी। यानी कि गुजरात विजय करने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान की ओर अपनी दृष्टि मोड़ी थी। और उसका जो पहला लक्ष्य था वो रणथंभौर किला था, जो कि चौहान वंश के हमीर देव के अधीन था। यानी कि जो रणथंभौर किला था वो चौहान वंश के हमीर देव के अधीन था। और यह जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है पहला लक्ष्य था। और अलाउद्दीन रणथंभौर पहुँचा और 1301 ईस्वी में जो है किले को जीत लिया था। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कब पहुंचा था, रणथंभौर। तो रणथंभौर पहुंचा और 1301 में जो है किले को जीत लिया था। यानी कि जो रणथंभौर किला था उसको जीत लिया था 1301 ईस्वी में। आगे बताया गया है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान के बारे में। तो राजस्थान के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ अभियान किया। और इसमें दिया गया है कि 1303 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। यानी कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर चढ़ाई किया। और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ का शासक कौन था, तो राणा रतन सिंह जो है वो चित्तौड़ का शासक था। और कुछ कथाओं के अनुसार जो है यह आक्रमण रानी पद्मावती की सुंदरता के कारण किया गया था। यानी कि कुछ कथाओं में यह कहा जाता है कि यह जो आक्रमण था वो रानी पद्मावती की सुंदरता के कारण किया गया था। और किंतु जो है अधिकांश इतिहासकारों जो है इसे बाद की कल्पना मानते हैं। और जिसका जो पहला उल्लेख है वो मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में मिलता है। यानी कि जो इसका उल्लेख है किसमें मिलता है, तो मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ था पद्मावत, इसमें देखने को मिलता है इसका उल्लेख। आगे दिया गया है समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो के अनुसार जो है सुल्तान ने आम जनता के संहार का आदेश दिया और चित्तौड़ का नाम जो है अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। यानी कि जो चित्तौड़ का नाम था इसका नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर जो है खिजराबाद रख दिया था। और यद्यपि जो है अलाउद्दीन ने राजपूतों को पराजित किया था, लेकिन उसने जो है उनके राज्यों में प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं किया था। और राजपूत जो थे वो शासकों को कर भुगतान और सुल्तान के आदेशों का पालन करते हुए जो है शासन करने दिया गया था। आगे दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर अभियान के बारे में। तो इसमें दिया गया है दक्षिण भारत में जो है सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। यानी कि दक्षिण भारत पर अभियान करने का जो शुरुआत किया था वो किसने किया था, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे दिया गया 1306 से 1307 ईस्वी में जो है उसने अपने विश्वस्त सेनापति मलिक काफूर यानी कि 1000 दिनारों को दक्षिण विजय का दायित्व सौंपा था। यानी कि दक्षिण विजय का जो दायित्व है वो किसे सौंपा गया था, तो मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारों भी कहा जाता है, इसे सौंपा गया था। और पहला लक्ष्य जो है वो बगलाना था। यानी कि दक्षिण भारत का अभियान में जो है पहला लक्ष्य किसे बनाया गया था, तो बगलाना को बनाया गया था, जहाँ पे गुजरात का पराजित शासक रायकरण शरण लिए हुए था। यानी कि बगलाना में जो है गुजरात का जो शासक था रायकरण, इसने जो है शरण ले रखा था। और इसके बाद जो है देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया गया था। यानी कि बगलाना के बाद जो है राजस्थान के देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया गया था और उसने जो है बिना अधिक संघर्ष के आत्मसमर्पण कर दिया था। ये जो रामचंद्र था इसने जो है विद्रोह किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान के दरबार में जो है आदरपूर्वक सम्मानित किया गया था और उसे जो है राय रायन की उपाधि दी गई थी।
यानी कि जो रामचंद्र था उसे राय रायन की उपाधि दी गई थी और गुजरात का एक जिला प्रदान किया गया था। और उसकी जो पुत्री थी इसका विवाह जो है अलाउद्दीन से कर दिया गया था। यानी कि जो रामचंद्र हुआ उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। और 1309 ईस्वी में इसके बाद जो है मलिक काफूर ने वारंगल यानी कि तेलंगाना पर चढ़ाई किया था। यानी कि जो राजस्थान का जो देवगिरी था इस पे विजय प्राप्त करने के बाद जो है इसने वारंगल पर चढ़ाई किया था। और जहाँ पे राजा प्रताप रुद्रदेव ने जो है कई महीनों के घेरे के बाद जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। और तेलंगाना अभियान के दौरान जो है राजा रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। यानी कि जो तेलंगाना अभियान था इसके दौरान जो है राजा जो रुद्रदेव था इसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। आगे दिया गया है कि इसके पश्चात जो है काफूर ने द्वार समुद्र यानी कि कर्नाटक और मालाबार यानी कि पांड्य राज्य तमिलनाडु पर अभियान किया था। और द्वार समुद्र के शासक जो वीर बल्लाल तृतीय था इसने जो है बिना युद्ध के कर देना स्वीकार कर लिया था। और जबकि जो पांड्य साम्राज्य में प्रत्यक्ष संघर्ष न हो सका लेकिन वहाँ पर जो है भारी लूटपाट की गई थी और विशेषकर जो है चिदम्बरम मंदिर को जो है निशाना बनाया गया था। आगे दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की थी। यानी कि सिकंदर एहसानी की उपाधि जो है किसे मिला था तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने जो है कई बार आक्रमण किया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया और अलाउद्दीन ने जो है अलाई दरवाज़ा तथा हौज खास का एवं मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में सीरी के किले का निर्माण किया था। यानी कि सीरी के किले का निर्माण जो है किसने करवाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और किसे सुरक्षा के लिए करवाया था तो अलाई दरवाज़ा तथा हौज खास का एक एवं मंगोलों के आक्रमण की सुरक्षा के लिए जो है 1304 ईस्वी में सीरी के किले का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे दिया गया है अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो जैसे कवि थे। यानी कि अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में था तो अलाउद्दीन के दरबार में था। और अमीर खुसरो को जो है सितार का आविष्कार करने का श्रेय दिया गया था। यानी कि सितार का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया गया था तो अमीर खुसरो को दिया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है वो कब हुई थी तो 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है मुबारक खिलजी आया। तो मुबारक खिलजी जो है कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। यानी कि जो मुबारक खिलजी था ये जो है स्त्रियों के वस्त्र पहनकर कभी कभी आ जाता था दरबार में। और मुबारक खिलजी की हत्या जो है उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में कर दिया था और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। यानी कि मोहम्मद मुबारक खिलजी के बाद जो है वजीर खुसरो जो है 1320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। और खुसरो शाह की हत्या जो है गाजी मलिक उर्फ गियासुद्दीन तुगलक ने कर दिया था। और गियासुद्दीन तुगलक ने जो है खुसरो शाह की हत्या करके जो है तुगलक वंश की स्थापना किया था। और कब किया था तो 1320 ईस्वी में जो है तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो अब हम लोग देखेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा था। और इसमें जो है पहला शासक कौन था तो गयासुद्दीन तुगलक हुआ। तो इसने जो है 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। यानी कि खुसरो शाह को पराजित करने के बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और उसने जो है कई बार मंगोलों के आक्रमण को जो है विफल किया था। और इस कारण जो है उसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण किया था। यानी कि गयासुद्दीन जो तुगलक था इसने जो है मंगोलों के आक्रमण को कई बार विफल कर दिया था और जिसके कारण जो है उसे मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई थी। आगे दिया गया गयासुद्दीन तुगलक ने जो है दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया था। यानी कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना जो है किसने किया था तो दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और इस नगर में जो है रोमन शैली के एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे किया गया था तुगलकाबाद में जो है एक रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था जिससे जो है 56 कोट दुर्ग कहते हैं। यानी कि रोमन शैली का जो दुर्ग का निर्माण करवाया गया था उसे 56 कोट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक ने जो है नहरों का निर्माण करवाया था और वह जो है सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। यानी कि सल्तनत काल में जो है नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन हुआ तो गयासुद्दीन तुगलक हुआ था। आगे दिया गया है निजामुद्दीन औलिया ने जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी जो है बहुत दूर है। यानी कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। आगे बताया गया है 1325 ईस्वी में जो है जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में नीचे दबकर जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी तो 1325 में हो गया था। और कहाँ पे हुआ था तो जूना खां के द्वारा जो निर्मित एक लकड़ी का महल था उसमें जो है नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासन में आया। तो इसके बारे में बताया गया है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। यानी कि मध्यकालीन जो सभी सुल्तानों था इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। और मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पागल बादशाह भी कहा जाता है। और इसका जो साम्राज्य है वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासक साम्राज्य था वो कितने प्रांतों में बटा हुआ था तो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर को ही नामक विभाग की स्थापना किया था।
आगे बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के असफल प्रयोग के बारे में। तो इसमें दिया गया है राजधानी का स्थानांतरण, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है राजधानी जो था इसका स्थानांतरित किया था। तो इसके बारे में बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक को जो है इतिहास में एक ऐसे सुल्तान के रूप में जाना जाता है जिसने जो है शासन में अनेक साहसिक प्रयोग किए, जिसमें जो है राजधानी का स्थानांतरण सबसे चर्चित रहा था। और गद्दी संभालने के तुरंत बाद जो है उसने दिल्ली से राजधानी को देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था, और जिसके बाद जो है दौलताबाद नाम दिया गया था, यानी कि जो राजधानी था दिल्ली से जो राजधानी देवगिरी स्थानांतरित किया गया था उसके बाद जो है दौलताबाद नाम दिया गया था। और इस निर्णय का जो मुख्य उद्देश्य है वो दक्षिण भारत को प्रभावी रूप से नियंत्रित करना और साम्राज्य के उत्तर दक्षिण भागों के बीच जो है बेहतर संपर्क स्थापित करना था। और यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो है असफल प्रयोग में से एक रहा है। और यद्यपि जो है राजधानी स्थानांतरण का आदेश जो है केवल उच्च वर्ग जैसे शेख, रईस और उलेमाओं के लिए था, यानी कि जो राजधानी स्थानांतरित किया गया था वो किसके किसके लिए था, तो केवल उच्च वर्ग जैसे कि शेख, रईस और उलेमाओं के लिए ही था। और फिर भी जो है इस कदम से व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ और प्रशासनिक और भौगोलिक कठिनाइयों के कारण जो है अंततः सुल्तान को जो है यह निर्णय वापस लेना पड़ा था, यानी कि राजधानी जो स्थानांतरित किया गया था उसे जो है पुनः वापस जो है राजधानी बनाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे सांकेतिक यानी कि टोकन मुद्रा योजना के बारे में। तो इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक का एक अन्य विवादास्पद प्रयोग था टोकन मुद्रा की शुरुआत करना। और इतिहासकार वर्णन के अनुसार जो है सुल्तान की निरंतर युद्ध नीतियों और उदार दान की प्रवृत्ति के चलते जो है राज्य का खजाना खाली हो गया था, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो दानवीर प्रवृत्ति का था और यह जो है उदार दान प्रवृत्ति का था, यानी कि बहुत ज़्यादा दान देता था, जिसके कारण जो है खजाना खाली हो गया था। और साथ ही जो है उस समय वैश्विक स्तर पर चांदी की कमी हो गई थी और जिससे जो है भारत भी प्रभावित हुआ था। और ऐसी स्थिति में जो है सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के को जो है टंका के समान मूल्य पर चलाने का आदेश दिया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी के सिक्के के स्थान पर जो है तांबे के सिक्के चलवाए थे। और लेकिन जो है यह व्यवस्था जनता और व्यापारियों के लिए जो है नई और अविश्वसनीय रही थी और सरकार ने जो है नकली सिक्के की रोकथाम के लिए कोई कठोर उपाय नहीं किया था और जिससे जो है आम लोगों ने भी टोकन मुद्रा की नकल शुरू कर दी थी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है तांबे के जो सिक्के जारी करवाए थे इसका जो है इसके कारण जो है आम लोगों ने भी टोकन मुद्रा की नकल करनी शुरू कर दी थी, जिसे जो है सरकार के द्वारा कोई रोकथाम नहीं किया गया था। आगे इसमें दिया गया है अंततः जो है सुल्तान को जो है यह प्रयोग असफल मानते हुए टोकन मुद्रा को भी वापस लेना पड़ा था, यानी कि जो टोकन मुद्रा जारी किया था तांबा का उसको भी वापस लेना पड़ गया था मोहम्मद बिन तुगलक को। उसके बाद जो है खुरासान और कराचिल अभियान हुआ था, जिसमें दिया गया है कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने सीमाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए पड़ोसी क्षेत्रों से संबंध सुधारने के लिए कई सैन्य अभियानों की योजना बनाई थी। और खुरासान अभियान का उद्देश्य जो था वो पश्चिमी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाना था, लेकिन यह योजना जो है वास्तविकता में सफल नहीं हो सकी, यानी कि खुरासान अभियान भी जो है अंततः असफल रहा। और कराचिल अभियान जो था वो उत्तर भारत की पहाड़ी सीमाओं पर केंद्रित था, यानी कि कराचिल जो अभियान था वो उत्तर भारत की जो पहाड़ी सीमा थी इस पर केंद्रित था और विशेषकर जो है उन क्षेत्रों में जो चीन के प्रभाव में था यह भी जो है अंततः असफल रहा था, यानी कि कराचिल अभियान जो है यह भी अंत में जो है असफल ही रहा था। आगे दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि सुधार के बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है कृषि में क्या क्या सुधार किए हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं की शुरुआत की थी और जिनका परीक्षण मुख्यतः गंगा के दोआब क्षेत्रों में किया गया था। और जबकि जो है अलाउद्दीन खिलजी जमींदारों जिन्हें खुद या मुकद्दम कहा जाता था इससे जो है समान रूप से कर वसूलने की नीति में विश्वास रखता था, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जमींदारों से समान रूप से कर वसूलने की नीति में विश्वास रखता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इस विचारधारा से सहमत नहीं था। फिर भी जो है वो राज्य के लिए अधिक से अधिक भूमि राजस्व सुनिश्चित करना चाहता था। आगे दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दोआब क्षेत्र में कृषि के पुनर्विकास और विकास विस्तार हेतु जो है नई योजना लागू किया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दोआब क्षेत्र में कृषि के पुनर्विकास और विस्तार के लिए नई योजना लागू किया था और उसने जो है विशेष रूप से दीवान ए अमीर कोही नामक एक पृथक विभाग की स्थापना किया था, जिसका कार्य जो है किसानों को कर्ज प्रदान करना था और उन्हें बेहतर फसलों की खेती के लिए प्रेरित करना था। यानी कि दीवान आमिर जो कोही था ये जो विभाग था वो किसानों को कर्ज प्रदान करने और उन्हें बेहतर फसलों की खेती करने के लिए जो है प्रेरित करता था। आगे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है फिरोज तुगलक ने किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए थे, लेकिन जो है उसी की नीतियों को जो है फिरोज ने और बाद में जो है अकबर ने और अधिक संगठित व प्रभावी रूप से लागू किया था, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो नीति था उसको जो है बाद में फिरोज ने और फिर बाद में जो है अकबर ने अधिक संगठित व प्रभावी रूप से लागू किया था। और आगे दिया गया है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो है
खासकर दक्षिण भारत में कई बार जो है विद्रोह उठे जो कि स्थानीय शासकों के द्वारा संगठित किए गए थे। यानी कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो है कई विद्रोह हुआ था जो कि स्थानीय शासकों के द्वारा संगठित किया गया था, और इन विद्रोहों ने जो है उसकी सेनाओं पर जो है भारी दबाव डाला था। और इसके अलावा जो है विनाशकारी प्लेग ने उसकी सेना को जो है कमज़ोर कर दिया था और जिससे 2/3 सैनिक जो है 2/3 जो सैनिक थे इसकी मृत्यु हो गई थी। किस कारण से? तो प्लेग के कारण हो गई थी। और दक्षिण भारत में जो है लौटने के बाद हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में एक नया विद्रोह हुआ था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की नींव डाली थी। यानी कि दक्षिण भारत से लौटने के बाद जो है हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में जो है एक नया विद्रोह हुआ था जिससे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। और जबकि दक्कन क्षेत्र में जो है विदेशी प्रभावशाली सेनाओं ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और बंगाल भी स्वतंत्र हो गया था। हालांकि जो है मोहम्मद तुगलक अवध, गुजरात और सिंध में विद्रोह को दबाने में जो है सफल रहा, लेकिन अंततः सिंध में जो है उनकी मृत्यु हो गई और उसका जो चचेरा भाई था फिरोज तुगलक उसकी जगह आया था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक आया। और मोहम्मद तुगलक की जो नीतियाँ के कारण जो है कुलीन वर्ग, सेना के अधिकारी, मुस्लिम अर्थ धर्मशास्त्री और सूफी संत जो है वो असंतुष्ट हो गए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रथम सुल्तान था वह जो है प्रथम सुल्तान था जो कि हिंदुओं के त्योहारों में भी भाग लेता था। यानी कि मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। आगे दिया गया है मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था। यानी कि जो इब्न बतूता है वो मोरक्को का यात्री था और यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था। और इब्न बतूता ने जो है किताब उल रहला नामक पुस्तक लिखा था। यानी कि किताब उल रहला जो पुस्तक है वो किसकी है? तो इब्न बतूता की है। और विदेशी यात्री इब्न बतूता के अनुसार जो है दिल्ली के लोग जो है सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे। यानी कि जो दिल्ली का सुल्तान हुआ, दिल्ली का जो लोग थे वो जो है सुल्तान को अपशब्द यानी कि गलत शब्द में जो है पत्र लिखते थे, जिसके कारण जो है सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। आगे बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई और 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1351 में हो गया था। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक शासन में आया। तो 1351 ईस्वी में जो है फिरोज शाह तुगलक शासक बने और उसने जो है उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यानी कि फिरोज शाह जो तुगलक था वो 1351 में शासन पर बैठा था और उसने जो है उड़ीसा का जो पुरी मंदिर था, पुरी मंदिर में स्थित जगन्नाथ मंदिर, पुरी में जो स्थित जगन्नाथ मंदिर था उसको जो है ध्वस्त करवाया था। किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवा दिया था। और फिरोज शाह तुगलक जो था वो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। यानी कि ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया गया था उसे लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ही था। और उसके काल में जो है 4 कर वसूले जाते थे। कौन कौन था? तो खराज था जो कि भूमि कर था, ज़कात था जो कि मुस्लिम कर था, और जजिया कर था जो कि गैर मुस्लिम कर था, और खुम्स जो कि लूट का माल हुआ करता था। यानी कि किसके काल में जो है 4 प्रकार के कर वसूले जाते थे? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में 4 प्रकार के कर वसूले जाते थे, जिसमें था खराज था, जकात था, जजिया कर था और खुम्स था। यानी जिसमें से खराज क्या था? तो भूमि कर होता था, और जकात जो होता था वो मुस्लिम कर होता था, और जजिया कर जो होता था वो गैर मुस्लिम कर हुआ करता था, और खुम्स जो था वो लूट का माल हुआ करता था। आगे दिया गया है इसमें आगे दिया गया है उसने अद्दा यानी कि जीतल का 50% तथा बीख यानी कि जीतल का 25% जो है सिक्के भी चलवाए थे। किसने चलवाए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है अद्दा यानी कि जो कि जीतल का 50% होता था और बीख जो कि जीतल का 25% होता था, ये जो है सिक्के चलवाए थे। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने शासनकाल में संस्कृत से फारसी भाषा में हिंदू पंथों के अनुवाद की व्यवस्था की थी। यानी कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है संस्कृत से फारसी भाषा में हिंदू पंथों के अनुवाद की व्यवस्था की गई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और फतेहाबाद जैसे लगभग 300 नगरों की स्थापना किया था। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है 300 नगरों की स्थापना किया था। उसने जो है बिजली गिर जाने से ध्वस्त हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का भी जीर्णोद्धार किया था। यानी कि जो 5वीं मंजिल था कुतुब मीनार का जिसका जो कि ध्वस्त हो गया था, किस कारण से? तो बिजली गिर जाने से जो है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल ध्वस्त हो गई थी और जिसे जो है पुनः बनवाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को ही दिया जाता है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है दासों की संख्या सबसे अधिक थी और दासों के लिए जो है उसने दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना किया था। यानी कि दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और उसने जो है निर्धन महिलाओं और बच्चों के लिए दीवान ए खैरात विभाग तथा
निःशुल्क चिकित्सा के लिए जो है दारुल शिफा नामक अस्पताल का निर्माण किया था। यानी कि निर्धन महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कौन सा विभाग स्थापित किया गया था, तो दीवाने खैरात किया गया था। और निःशुल्क चिकित्सा के लिए जो है कौन सा विभाग स्थापित किया गया था, तो दारुल शिफा नामक एक अस्पताल का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। आगे बताया गया है कि मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लाकर जो है दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। यानी कि मेरठ और टोपरा से जो अशोक का स्तंभ था, इसको लाकर जो है दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने शासनकाल में अनेक बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किया था। यानी कि फिरोज शाह तुगलक का जो आत्मकथा था वो क्या था, तो फतुहात ए फिरोज शाही थी, जिसकी रचना जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं किया था। और उसके जो दरबारी कवि थे जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही तथा फतवात ए जहांदरी की रचना किया था। यानी कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो है तारीख ए फिरोज शाही और फतवात ए जहांदरी की रचना की गई थी। और फिरोज शाह तुगलक को जो है उसके प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों के कारण जो है सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। यानी कि सल्तनत काल का अकबर जो है किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। आगे बताया गया फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है तुगलक शाह द्वितीय यानी कि गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है इन्हें, और अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह यानी कि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय और अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम ने राजगद्दी संभाली थी। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जो है वो तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ था। आगे बताया गया है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह जो है वो तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर ने आक्रमण किया था। यानी कि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के समय में जो है 1398 ईस्वी में दिल्ली पर जो है तैमूर ने आक्रमण किया था। आगे दिया गया है सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश का जो शासनकाल रहा वो 1414 से लेकर के 1451 के बीच में रहा। और इसमें जो है पहला शासक जो था वो कौन था, तो सैयद वंश का पहला शासक था खिज्र खां। इसने जो है सैयद वंश की स्थापना किया था। यानी कि इस खिज्र खां के द्वारा जो है सैयद वंश की स्थापना किया गया था। कब, तो 1414 ईस्वी में किया गया था। और खिज्र खां जो है इसने जो है रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। यानी कि रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण किया, तो खिज्र खां ने किया था। और खिज्र खां ने जो है तैमूर की सहायता की थी। यानी कि तैमूर की सहायता किसने किया था, तो खिज्र खां ने किया था। और उसने जो है तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में जो है शासन किया था। आगे दिया गया है मुबारक शाह के बारे में। तो मुबारक शाह जो है वो खिज्र खां के बाद जो है उसका पुत्र जो कि था मुबारक शाह, इसने जो है स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। यानी कि खिज्र खां के बाद जो है उसका जो पुत्र हुआ मुबारक शाह, इसने जो है स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। और उसने जो है यमुना के किनारे मुबारक शाह नामक शहर की स्थापना किया था। किसने किया था, तो मुबारक शाह ने जो है मुबारकबाद नामक शहर की स्थापना किया था यमुना के किनारे। आगे दिया गया है कि यहिया बिन सरहिंदो ने जो है तारीख ए मुबारक शाही की रचना की थी। यानी कि यहिया बिन सरहिंदी के द्वारा जो है तारीख ए मुबारक शाही की रचना की गई थी। और उसका दावा था कि पैगंबर मोहम्मद के वंशज ही दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक थे। यानी कि किसका मानना था, तो यहिया बिन सरहिंदी का मानना था कि पैगंबर साहब का जो वंशज था वही जो है दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक थे। आगे बताया गया है मुबारक शाह जो है इसने अपने नाम का जो है खुतबा पढ़वाया था और सिक्के भी जारी किए थे। यानी कि अपने नाम का जो है खुतबा किसने पढ़वाया था, तो मुबारक शाह ने पढ़वाया था। और सिक्के किसने जारी करवाए थे अपने नाम के, तो मुबारक शाह ने जारी करवाया था। और उसके बाद जो है मोहम्मद शाह ने सिंहासन ग्रहण किया था। यानी कि मुबारक शाह के बाद जो है मोहम्मद शाह सिंहासन ग्रहण किया था। आगे आया था अलाउद्दीन अलाम शाह। तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो अलाउद्दीन अलाम शाह ही था। यानी कि सैयद वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन था, तो अलाउद्दीन अलाम शाह था। और सैयद वंश का शासन जो है वो लगभग 37 वर्षों तक चला था। यानी कि सैयद वंश का जो शासनकाल था वो कब तक था, तो 37 वर्षों तक चला था। और आलम शाह के शासन के विषय में जो है यह कहा जाता है कि शाह ए आलम का राज्य जो है दिल्ली के पालम तक फैला हुआ था। यानी कि आलम शाह के शासन के विषय में यह कहा जाता है कि शाह ए आलम का राज्य जो था वो दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश का जो शासनकाल था वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासन था। और लोधी वंश का जो पहला शासक हुआ वो कौन था, तो बहलोल लोधी जो है वो लोधी वंश का प्रथम शासक था। और लोधी वंश का जो है भारत में प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया था। यानी कि लोधी वंश जो था वो भारत का प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया था। और लोधी वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो बहलोल लोधी के द्वारा जो है लोधी वंश की स्थापना किया गया था। और 1451 ईस्वी में गाजी की उपाधि जो है
गाजी की उपाधि जो है वो किसने धारण किया था, तो बहलोल लोदी ने जो है गाजी की उपाधि के साथ जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और बहलोल लोदी ने जो है बहलोल सिक्के भी जारी करवाए थे, यानी कि बहलोल लोदी के द्वारा बहलोल सिक्के जारी करवाए गए थे। और बहलोल लोदी जो है दरबार में न बैठकर अपने दरबारियों के बीच बैठता था, यानी कि जो बहलोल लोदी था वो दरबार में न बैठकर अपने दरबारियों के बीच में बैठता था। उसके बाद जो है सिकंदर लोदी आया। तो बहलोल लोदी का जो पुत्र था निज़ाम खां यानी कि सिकंदर लोदी, इसने जो है आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था, यानी कि सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना की गई थी। कब, तो 1504 ईस्वी में किया गया था। और यह जो है बहलोल लोदी का पुत्र था। आगे दिया गया है सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। और गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान जो है वो कौन था, तो सिकंदर लोदी ही था। यानी कि गुलरुखी के उपनाम से फारसी कविताएं लिखवाने वाला जो पहला सुल्तान था वो कौन था, तो सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी ने जो है भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया था, यानी कि गज ए सिकंदरी पैमाना जो है वो किसने जारी करवाया था, तो सिकंदर लोदी ने जारी करवाया था। आगे दिया गया मोट की मस्जिद 1505 ईस्वी के आसपास जो है सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ के द्वारा निर्मित किया गया था, यानी कि गोट की मस्जिद का निर्माण जो है कब किया गया था, तो 1505 ईस्वी में किया गया था। और सिकंदर लोदी का वजीर मियां भुआ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसने भी जो है कुतुब मीनार का निर्माण यानी कि मरम्मत करवाई थी। किसने करवाई थी, तो सिकंदर के द्वारा जो है कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई गई थी। और गले की बीमारी के कारण जो है सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई थी, यानी कि सिकंदर लोदी की मृत्यु जो है किस कारण हुआ था, तो गले के बीमारी के कारण जो है सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, तो 1517 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु के दिन ही जो है इसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी राजगद्दी पर बैठा था, यानी कि 1517 में जिस दिन जो है सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी उसी दिन जो है इब्राहिम लोदी राजगद्दी पर बैठा था। और इब्राहिम लोदी के बारे में बताया गया है कि इब्राहिम लोदी जो है वो मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था, यानी कि इब्राहिम लोदी जो है वो एकमात्र सुल्तान था मध्यकालीन भारत का जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक हुआ सुल्तान था वो कौन था, तो इब्राहिम लोदी ही जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। आगे बताया गया है लाहौर यानी कि पंजाब के गवर्नर दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने जो है काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है बुलाया था, यानी कि किसने बुलाया था, तो लाहौर के गवर्नर दौलत खां और इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां लोदी, इसने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ये जो है किन के बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था और भारत में जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। और इस युद्ध में जो है बाबर ने रूमी और तुलुगमा पद्धति की सहायता से विजय प्राप्त किया था, यानी कि इसमें जो बाबर किस पद्धति से विजय प्राप्त किया था, तो रूमी और तुलुगमा पद्धति की सहायता से जो है विजय प्राप्त किया था। आगे दिया गया है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी उसके बारे में बताया गया है। इसमें दिया गया है प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख को जो है सुल्तान कहा जाता था, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था का जो प्रमुख होता था उसको सुल्तान कहा जाता था। और पूरे क्षेत्र का नियंत्रण जो है उसके हाथ में ही होता था, यानी कि सुल्तान के हाथ में जो है पूरे क्षेत्र का नियंत्रण होता था। और सिंहासन पर बैठने के बाद पूर्ण शक्ति जो है उसके हाथों में होती थी और उसे जो है सेना का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता था, यानी कि जो सुल्तान होता था उसे जो है सेना का जो है सर्वोच्च सेनापति कहा जाता था। और सुल्तान जो है कई प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता था। और राजधानी शहर और उसके आसपास के क्षेत्र अक्सर ऐसे क्षेत्र होते थे जिन पर जो है केंद्रीय प्रशासन पर का जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। और क्योंकि जो है ये क्षेत्र सम्राट, रईसों, दरबार, शाही वास्तुकला, व्यापार और शहरीकरण के लिए जो है अधिक महत्वपूर्ण थे और इसी कारण जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी विस्तृत और स्पष्ट थी। आगे दिया गया है इसमें सल्तनत कालीन भवनें और इमारतें के बारे में इसमें दिया गया है। तो इसमें जो है शासक के बारे में बताया गया है और निर्मित भवन और इमारत के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है निर्मित भवन और इमारत कौन कौन से थे उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद था, 2.5 दिन का झोपड़ा था और कुतुब मीनार, ये सब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित भवन और इमारत था। आगे बताया गया है इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश ने जो है इल्तुतमिश का मकबरा बनाया था, सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनाया था और शमसी ईदगाह जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा ही निर्मित करवाया गया था। आगे दिया गया बलबन के बारे में। तो बलबन ने जो है बलबन का मकबरा बनवाया था, यानी कि बलबन का मकबरा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो बलबन के द्वारा ही बनाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया भवन और इमारत के बारे में। तो अलाई दरवाज़ा जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। हज़ार सितून जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। हौज ए अलाई जो है ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था और सीरी का किला ये भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे
आगे दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलकाबाद का किला बनवाया था, यानी कि तुगलकाबाद का किला जो है किसने बनवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। आगे दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो आदिलाबाद का किला जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, और जहाँ पना ये भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही बनाया गया था। आगे दिया गया है इसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो कोटला फिरोज शाह जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, और फिरोज शाह का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और आगे दिया गया है जौना शाह के बारे में। तो जौना शाह ने जो है वो खान ए जहाँ तेलंगानी का मकबरा जो है किसने बनवाया था, तो जौना शाह ने बनवाया था। आगे दिया गया है जामा मस्जिद किसने बनवाया था, जौनपुर का। तो जौनपुर का जामा मस्जिद है वो हुसैन शाह ने बनवाया था। आगे दिया गया है सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में। तो इसका जो लेखक है और उसके पुस्तक और ग्रंथ के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले अलबरूनी के बारे में। तो किताब उल हिंद जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। कानून ए मसूदी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया था। आगे दिया गया अली अहमद कुफी के द्वारा। तो चचनामा जो है पुस्तक वो अली अहमद कुफी के द्वारा लिखा गया था। आगे दिया गया तबाकत ए नासरी, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो मिनहाज उज सिराज के द्वारा जो है तबाकत ए नासरी लिखा गया था। आगे है तारीख ए फिरोज शाही। तो ये जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो है तारीख ए फिरोज शाही लिखा गया था। और तारीख ए मुबारक शाही जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो यहया बिन सरहिंदी के द्वारा जो है तारीख ए मुबारक शाही लिखा गया था। आगे दिया गया है ताज उल मासिर के बारे में। तो ताज उल मासिर जो है वो हसन निज़ामी के द्वारा जो है ताज उल मासिर लिखा गया था। आगे है रेहला। तो रेहला जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो रेहला जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। आगे हम लोग देखेंगे जौनपुर के बारे में। तो जौनपुर जो है इस शहर की स्थापना जो है किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था। कब, तो 1359 ईस्वी में अपने भाई जूना खां की याद में किया था। यानी कि जौनपुर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और 1359 ईस्वी में किया गया था इसकी स्थापना। और किसकी याद में किया गया था जौनपुर की स्थापना, तो जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां की याद में जो है जौनपुर की स्थापना किया था। आगे दिया गया है जौनपुर में जो है स्वतंत्र सत्ता की स्थापना मलिक सरवर यानी कि जो कि एक किन्नर था इसने किया था। यानी कि जौनपुर में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा किया गया था, और उसे जो है मलिक उस सर्ग की उपाधि दी गई थी। यानी कि जो मलिक सरवर थे उन्हें जो है मलिक उस सर्ग की उपाधि दी गई थी। और सांस्कृतिक विकास के कारण जो है जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। यानी कि सांस्कृतिक विकास के कारण जौनपुर को क्या कहा जाता है, तो भारत का सिराज कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे गुजरात के बारे में। तो अहमद शाह प्रथम को जो है स्वतंत्र गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कि गुजरात को जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अहमद शाह प्रथम को माना जाता है। और 1411 ईस्वी में अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। यानी कि 1411 ईस्वी में अहमद शाह प्रथम ने जो है अहमदाबाद नामक शहर की स्थापना किया था। और महमूद बेगड़ा जो है गुजरात का महत्वपूर्ण शासक था, और उसने जो है मुस्तफ़ाबाद नामक नगर की स्थापना किया था। यानी कि मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना जो है किसने किया था, तो महमूद बेगड़ा ने किया था, और यह जो है गुजरात का महत्वपूर्ण शासक हुआ था। आगे दिया गया है विदेशी यात्री बारबोसा ने जो है महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है। यानी कि महमूद बेगड़ा को जो है विश्व पुरुष किसने कहा है, तो विदेशी यात्री जो बारबोसा था इसने जो है महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका रिवीजन, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जिन लोगों ने हमारा बाकी का पहले का वीडियो नहीं देखा है वो जो है हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें जो है इसके पहले का जितना भी वीडियो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।